हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस पीरियड में भारत में बहुत कुछ देखने को मिला और अनेक नए नए राजवंशों का उदय हुआ। इस काल में मूल रूप से भारत में मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ हर्ष के पतन के पश्चात अनेक क्षेत्रीय राजवंशों के उदय के साथ प्रारंभ होता है, जो आपस में व्यापारिक मार्गों, समुद्री मार्गों और उपजाऊ भूमि को लेकर आपस में लड़ा करते थे और उनके बीच एक लंबी लड़ाई चलती है। इसके अलावा इस काल में अनेक विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में आए, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम केवल मध्यकालीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें अनेक पीरियड में अनेक राजवंशों का उदय हुआ। उन राजवंशों के संस्थापक, उनकी राजधानी, उनके जानकारी के स्रोत के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। तत्पश्चात उनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में इनके एक एक करके प्रत्येक राजवंशों के बारे में विशेष जानकारी आप लोगों को प्रदान करेंगे। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। पहले पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, दूसरा उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चली, जबकि उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इन सब विषयों के बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। यद्यपि इस क्लास में मैंने उन प्रमुख राजवंशों से जुड़े हुए स्रोतों के बारे में बहुत विशेष उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि ये तब होंगे जब इनके एक एक करके प्रत्येक राजवंशों के बारे में हम पढ़ाएंगे, तो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल हम अभिलेख, ताम्रपत्र, पुस्तक, अवभवन और शेषों के माध्यम से इन वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और ये हमें इतिहास को जानने, उसे परखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वंश, संस्थापक और राजधानी। चूंकि जिस समय मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, वो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकसित हुए, जिनमें सर्वप्रथम हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करते हैं, जो गुजरात के आसपास विकसित हुआ। इसके संस्थापक नागभट्ट थे और उनकी राजधानी कन्नौज या गुजरात है। पाल वंश पूर्व भारत में बंगाल के क्षेत्र में विकसित हुआ, जिसके संस्थापक गोपाल और उनकी राजधानी देव थी। राष्ट्रकूट के संस्थापक धनकीदुर्ग, राजधानी मान्य थे। ये तीनों राजवंश मध्यकालीन भारत के इतिहास में इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये भारत में मध्यकाल के दौरान लड़े गए एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा है, जो उत्तर भारत में स्थित कन्नौज के लिए आपस में लड़ा करते थे। कन्नौज उस समय काफी प्रगतिशील, विकसित स्थान हुआ करता था, उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था और व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसके पश्चात उत्तर भारत और दक्षिण के क्षेत्रों में राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। राजपूत राजवंशों का भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ये राजवंश भी आपस में
अपने अपने सर्वोच्चता के लिए लड़ते हैं। इसके वंश संस्थापक और राजधानी चंदेल, नन्नू, खजुराहो, परमार वंश, उपेंद्र, जैन, सोलंकी, मूलराज प्रथम, आनंदबाई। वंश संस्थापक राजधानी चालुक्य, वतापी, जयसिंह, वतापी, चालुक्य, कल्याणी, चालुक्य द्वितीय, कल्याणी, चालुक्य, वेंगी, विष्णुवर्धन, वेंगी, चौहान, वासुदेव, अजमेर, दिल्ली, गढ़वाल, चंद्रदेव, कन्नौज, कलचूरी, कोकल, त्रिपुरी, सेन वंश, सामंत सेन, राग, गंगवंश, वज्रहंस, पुरी, उड़ीसा में था। इसके बाद आता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भी कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों का उदय हुआ जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन राजवंशों में सबसे प्रमुख चोल वंश, जिसका संस्थापक विजयालय और उसकी राजधानी तंजौर, पांड्य, इसके संस्थापक नेडियोन, पाल, सलय, मुकुटुनी, इसकी राजधानी मदुरई, चेर, उज्जैन, चेरल, वांची, पुरुवत, केरल, पल्लव, श्रीविष्णु, काची। इस दौरान कश्मीर में भी कुछ नए राजवंशों का उदय हुआ जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें सबसे प्रमुख उत्पल वंश, जिसके संस्थापक अवंती वर्मन, उनकी भी राजधानी कश्मीर रही। उसके बाद आता है कारकोट वंश, दुर्लभ वर्मन, इसकी भी राजधानी कश्मीर। लोहर वंश, संग्राम राज, कश्मीर। इन तीनों राजवंशों के बारे में स्पष्ट जानकारी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में मिलती है, जो कर्नल द्वारा लिखित है। इसने कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत पर इसके बाद तुर्कों का आक्रमण का दौर प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे प्रमुख मोहम्मद गजनवी का आक्रमण प्रारंभ होता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। इन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास को काफी प्रभावित किया और आने वाले समय में मुस्लिम राजवंश की स्थापना का नींव भी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला था। यद्यपि वह भारत पर आक्रमण, भारत को अपनी सत्ता की स्थापना के लिए नहीं करना चाहता था, बल्कि भारत में स्थित अकुत संपत्ति को लूट कर एक विशाल सेना बनाना चाहता था। इसीलिए उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। उसने पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में प्रारंभ किया। उसका आक्रमण का दौर 1000 से लेकर के 1026 तक चला। सबसे पहले उसने 1001 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। जयपाल उससे डर कर और भाग कर आत्महत्या कर लिया। उसने कुल 17 बार आक्रमण किए। उसका अंतिम आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, जो उस समय अकुत संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी संपत्ति को लूट कर वह वापस गजनी लौट गया। इसकी जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से उसके साथ आए प्रमुख विद्वान अलबर्नी द्वारा रचित किताबों में उपलब्ध है। इसके अलावा तारीख-ए-सुबुक्तगीन जो बैहाकी द्वारा लिखा गया है उसमें उपलब्ध है। शाहनामा जो दौसी द्वारा रचित है, उसने भी इसके आक्रमण के बारे में स्पष्ट जानकारी दी। अब मोहम्मद गोरी के आक्रमण का दौर प्रारंभ होता है, जो 1175 से प्रारंभ होता है, 1206 तक चलता है। 1175 से 1206 प्रथम आक्रमण
उसने 1175 में मुल्तान के युद्ध प्रारंभ की। इसके पश्चात भारत में वह 1187 में मूल राजनीति जो सोलंकी राजवंश के शासक थे उसके साथ युद्ध किए, जिसमें गोरी का पराजय है। पुनः गोरी 1191 में तराइन के मैदान में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी के बीच हुई। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के शासक थे और उनका साम्राज्य दिल्ली तक फैला हुआ था। उनके बीच युद्ध होने पर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, लेकिन इस विजय से हतोत्साहित न होकर गोरी पुनः 1192 में अपने सेना को नवसृजित करते, पुनर्निर्माण करते, फिर से एक बार आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय और गोरी की विजय। इसके बाद 1194 में गोरी ने चंदावत के युद्ध में गढ़वाल नरेश जयचंद को पराजित किया। तत्पश्चात वह भारत में लंबे समय तक नहीं रह पाया। 1206 में वह जब वापस काबुल लौट रहा था तो खोखरों ने उसकी हत्या कर दी और उसने भारत में अपने सिपा सलार कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पूरा साम्राज्य देकर वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश सल्तनत वंश की स्थापना का प्रारंभ किया। इसकी क्लास अगले वीडियो में जो 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम इसके बारे में जिक्र